जो बच्चे होते हैं अप टू 28 डे ऑफ लाइफ उनको न्यूनेट्स कहा जाता है, और उनमें जो है ना सीजर्स झटके अक्सर होती रहती है, और उनमें एक सीजर्स जो है ना एक कॉमन डिसऑर्डर है न्यूनेट्स का। इसको कैसे ट्रीट किया जाए? क्योंकि बच्चों में जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें डायज़ेपाम इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डायज़ेपाम जो है ना आप न्यूनेट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके जो है ना रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है, इसके अलावा भी इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स है, तो ये सेफ़ नहीं है न्यूनेट्स में। तो हम न्यूनेट्स के जो सीजर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करें? तो उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये है कि आपको न्यूनेट्स जो सीजर्स है, न्यूनेटल सीजर्स, इनके कॉजेज़ का पता होना चाहिए कि ये होती क्यों है। बहुत ही कॉमन काज है हाइपोग्लाइसीमिया न्यूनेट्स में। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल्स अगर 40 से बच्चों में कम हो तो उनमें झटके पड़ते हैं, अक्सर सीजर्स उनमें पड़ती रहती है। उसके बाद है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का कम होना, उसकी वजह से भी झटके पड़ते रहते हैं। ये दो चीज़ें आपने ट्रीट करनी है पहले, सबसे पहले। तो हाइपोग्लाइसीमिया को आप ट्रीट करते हो कैसे? इसके लिए आपने 2 ml पर केजी के हिसाब से 10% डेक्सट्रोज आपने देनी है। सही है, इसको आपने ट्रीट करना है। उसके बाद आपने ये बोलस आपने देनी है, और उसके बाद फिर आपने इसको इन्फ्यूजन पे रखना है 2 to 6 आपने ml पर केजी, 2 to नहीं 4 to 6 ml पर केजी के हिसाब से आपने इन्फ्यूजन आपने चलानी है। उसके बाद आपने हाइपोकैल्सीमिया को, जो कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से न्यूनेट्स में सीजर्स अक्सर होते रहते हैं, उसको भी आपने ट्रीट करनी है। हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए आप 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल करते हो। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट से आप हाइपोकैल्सीमिया को आप बच्चों में ट्रीट कर सकते हो, और ये कितनी देनी है? 2 ml पर केजी के हिसाब से ये अपने बच्चों में देनी है। ये दो चीज़ें आपने ट्रीट करने के बाद भी अगर आपके जो सीजर्स है वो बच्चों में परसिस्ट रहती है तो आपने फिर ड्रग्स की तरह जाना पड़ेगा। और ड्रग्स में सबसे जो पहला है वो है इंजेक्शन फिनो बारबिटोन। ये आप इस्तेमाल करते हो बच्चों में, और ये आपने देना है कितना? 10 मिलीग्राम्स पर केजी पर डोज के हिसाब से आपने शुरू करनी है, अनटिल मतलब कि आपका जो टोटल डोज है वो 40 तक पहुंच जाए। 40 mg पर केजी तक आप फिनोबारबिटोन यूज़ कर सकते हो अगर आपके सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो इसके 12 घंटों बाद, 12 आवर्स बाद जो है ना आपने मेंटेनेंस डोज जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में चलाई जाती है, शुरू की जाती है, वो आप 5 मिलीग्राम्स पर केजी इसकी जो है ना मेंटेनेंस डोज है वो आप इसमें शुरू करते हो। अगर फिनोबारबिटोन के बाद भी आपके जो सीजर्स है वो परसिस्टेंट रहते हैं तो सेकेंड जो ड्रग है आप जो इस्तेमाल करते हो न्यूनेट्स में वो है इंजेक्शन फिनोटाइन। सही है, तो ये आप इस्तेमाल करते हो, और इसकी जो लोडिंग डोज है वो 2 मिलीग्राम्स, ये भी पर केजी के हिसाब से आप यूज़ करते हो। वेट करते हो ये देने के बाद 30 मिनट्स तक। अगर आपके सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो आपने जो है ना फिनोबारबिटोन का जो आपने इंजेक्शन दी है उसको आपने रिपीट करनी है 30 मिनट्स के बाद करनी है। 10 मिलीग्राम्स पर केजी के हिसाब से आपने फिनोटाइन रिपीट करनी है, और इसके फिर 12 आवर तक आपने वेट करना है, और 12 आवर्स के बाद आपने मेंटेनेंस डोज शुरू करनी है। मेंटेनेंस डोज में आप दोनों इंजेक्शन फिनोटाइन और इंजेक्शन आपके पास जो फिनो बारबिटोन, ये दोनों आप एक साथ इस्तेमाल करते हो मेंटेनेंस डोज में। और इनका कितना आप इस्तेमाल करोगे डोज? इंजेक्शन जो आपके पास फिनोटाइन होता है वो 5 mg पर केजी के हिसाब से 5 mg पर केजी, ये इंजेक्शन फिनोटाइन के लिए मेंटेनेंस डोज है, और उसका फिनोबारबिटोन का है वो भी आपके पास 5 mg पर केजी के हिसाब से चलानी है। ये दोनों ड्रग्स आपने इस्तेमाल की, फिर भी अगर आपके जो सीजर्स है इनसे अगर कम नहीं हो रहे हैं तो आपने फिर दूसरे ड्रग्स की तरह जाना पड़ेगा। तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो इंजेक्शन। आपके पास अगर फिनोटाइन और फिनोबारबिटोन से भी नहीं हो रहा है कंट्रोल तो आप इंजेक्शन लोराज़ेपाम इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों में, और इसकी डोज़ है 0.05 to 0.1 मिलीग्राम्स पर केजी। या और आपके पास लोराज़ेपाम अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इंजेक्शन मिडाज़ोलाम ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिडाज़ोलाम की जो डोज़ है वो है 0.2 to 0.1 मिलीग्राम्स पर केजी।
इसे आप इस्तेमाल करते हो। फॉलोड बाय इसके बाद आप इन्फ्यूजन में चलाओगे मिडाज़ोलाम की इन्फ्यूजन आप कितना चलाओगे, इन्फ्यूजन में आप 0.1 से 0.4 mg पर केजी के हिसाब से आप इन्फ्यूजन चलाते हो। डायज़ेपाम आपने बिल्कुल यूनिट्स में इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपके जितने भी आपने मैंने जो ड्रग्स का नाम यहाँ पे लिया इससे पहले, इन सब से अगर आपके यूनिट में परसिस्टेंट रहते हैं सीजर्स, तो इसको रिफ्रैक्टरी सीजर्स कहा जाता है। और इसके लिए आप जो है ना, उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन है वेंटिलेशन। आपने न्यूनेट को जो है ना इंट्यूबेट करना है, और इंट्यूबेट करने के बाद आपने दूसरे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है उनकी तरफ आपने जाना है उसके सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके पास अभी कौन कौन से दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं, आपके पास है लाइडोकेन, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। शुरू में आपने बोलस देनी है 4 ml 4 mg पर केजी के हिसाब से लाइडोकेन की जो है ना बोलस IV देनी है। उसके बाद आपने इसको इन्फ्यूजन की शक्ल में चलानी है, कितना 2 मिलीग्राम्स पर केजी के हिसाब से पर आवर, सही है। या अगर लाइडोकेन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पैराल्डिहाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी 0.1 to 0.2 मिलीग्राम्स पर केजी के हिसाब से आपने चलानी है इंट्रामस्कुलर। उसके बाद आपके पास सोडियम वैल्प्रोएट, ये भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो लोडिंग डोज है वो है 20 मिलीग्राम्स पर केजी, और इसकी जो मेंटेनेंस डोज है वो है 5 मिलीग्राम्स पर केजी। तो ये आपने एक्यूटली पेशेंट की जो सीजर्स है वो कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट का आप जो काज है कि सीजर्स के कॉज कौन सी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास डिफरेंट टेस्ट है वो आपने करने पड़ेंगे। आपको CBC करना पड़ेगा, इसमें आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन कोई है या नहीं है, या कोई दूसरा कोई इशू है तो आपके CBC से पता चलेगा। इसके अलावा आप LP आपने करना है ताकि आपको पता चले कोई CNS इन्फेक्शन तो नहीं है, मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस वगैरह तो नहीं है, उसमें भी सीजर्स पड़ते हैं। MRI और CT स्कैन, इससे पता चलेगा बच्चे के ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल कोई मलफॉर्मेशन अगर है कंजेनाइटल पैदाइशी, वो इसमें पता चलेगा। और ये हो गया, ये आपके जो है ना बेसिक टेस्ट है सीजर्स में। तो आपने कॉज को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके हिसाब से आपने उस कॉज को ट्रीट करनी है। इस तरह आपकी जो सीजर्स है वो बच्चों में न्यूनेट्स में कंट्रोल होंगे। थैंक यू।